आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी की दो औरतें सिपाही दौड़ती हुई भागकर हांफते हुए आ जाती हैं। वे चुपचाप वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी इस वक्त सोई हुई थी। किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सोई हुई दमयंती देवी के कमरे में प्रवेश कर सके। यहाँ तक कि सोई हुई दमयंती के कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत भी कर ले, लेकिन उन्हें उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए वो दोनों औरतें आज कुछ काम ही ऐसा था, इसलिए अपने आप को कमरे में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो दमयंती को नींद में ही बात का एहसास हो जाता है कि उसके पास कोई आकर खड़ा हो गया है। वह अपनी आंखें खोलती है और उन दोनों सिपाहियों को यूं हाँफते हुए अपने सामने देखकर बैठ जाती है। फिर अपने दोनों पैर नीचे करके वह अपने दोनों हाथों को बिस्तर पर किनारों पर टिका लेती है और अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लेती है। एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी तरह बंद आंखों से कहती है, बोलो, क्या खबर आई है? ए, कारागार से हम पहले तुम्हें ही बोल चुके हैं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। इसलिए जो भी खबर है बहुत सोच समझकर ही सुनाना। मुझे सुनना। वो दोनों औरतें डर जाती हैं और कांपने लग जाती हैं, लेकिन जिस खबर को देने के लिए वो यहाँ दौड़कर आई थी, उस काम को उन्हें पूरा करना ही था। अब उन दोनों औरतों सिपाही ने एक कांपती हुई औरत आगे की तरफ बढ़ जाती है और दमयंती देवी के वो हल्का सा पास चली जाती है और अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी से वो कहती है, माँ साहब, मीडिया में दिखा रहे हैं कि इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाती। अब दमयंती देवी अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, क्या दिखा रहे हैं? दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ आगे बोल सके। तुरंत उठने की वजह से इस वक्त दमयंती देवी का मन एकदम शांत था। वह अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे में इधर-उधर टहलते हुए टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लग जाती है। फिर उन औरतों की तरफ आवाज़ करती है, वो औरतें टीवी को ऑन कर देते हैं और फिर दमयंती देवी स्क्रीन की तरफ देखती रहती है। पहले ही न्यूज़ चैनल पर एक भयंकर एक्सीडेंट की तस्वीरों के सामने दिखाया जा रहा था। जाने-माने युवा नेता योगराज भैया का एक्सीडेंट होना एक सामान्य घटना नहीं हो सकती। पिछली 2 रातों में अंदर ही हमने 2 युवा नेताओं को खो दिया है और दोनों ही मृत्युओं के दौरान दोनों ही काफ़ी रहस्यमयी घटना के साथ इन दोनों की मृत्यु हुई है। युवा नेता योगराज की मृत्यु एक खौफनाक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कार में वह बैठकर जा रहे थे, इस तरह से नाजुक कार नहीं थी वो, बल्कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। उसके अंदर ऐसे सरिये कैसे जा सकते हैं? एक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सोची-समझी कोई चाल हो सकती है। अब आगे जानने के लिए हमें और इसकी तहकीकात तक जाना होगा। न्यूज़ पर ऐसी घटना सुनकर दमयंती देवी का गला हलक से सूख जाता है और फिर आगे न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि आप तस्वीरों में से इस गाड़ी को देख सकते हैं। इस तरह की गाड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपयों की गाड़ियां बेचती हैं, उनमें सेफ और सिक्योरिटी की गारंटी होती है। ये कीमत गाड़ी की नहीं, बल्कि इसी गारंटी की होती है कि सिक्योरिटी की गाड़ी है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई भी अंदर होगा तो उसकी दुर्घटना या किसी एक्सीडेंट से उसकी मौत नहीं हो सकती। इस गाड़ी में इस तरह की घटना होना एक सामान्य बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और सुना गया है। यह देखकर दमयंती देवी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब दमयंती देवी चैनल बदलती है तो दूसरे चैनल पर बताया जा रहा था कि वैसे तो इस घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्वास करना होगा। इस पर विश्वास करना है इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों ने इसे होते हुए अपनी आंखों से देखा है। किस तरह की ये महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ी इस सरियों के अंदर घुस गई है और गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर होकर नीचे की तरफ गिर गए हैं।
पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है। दमयंती देवी एक बार फिर से न्यूज़ चैनल बदलती है तो दिखाया जा रहा है कि यहाँ मौजूद लोगों से ये खबर सुनने को मिली है कि इस सिक्योरिटी के तुरंत बाद ही युवा नेता योगराज और उनके खासकर्ता गजेंद्र पाल ने दम तोड़ दिया है। पहले गजेंद्र पाल की मृत्यु हुई और इसके बाद कुछ ही मिनटों बाद भैया योगराज की अंतिम सांस छूट छोड़ी गई। उसके कुछ ही मिनट बाद भैया जी योगराज की भी सांसें छूट गई हैं। बहुत ही दुख में घटना हुई है। ये दमयंती देवी रिमोट को टीवी की स्क्रीन पर दे मारती है। अब तक ये खबर रुद्रमा देवी के पास भी पहुंच चुकी थी। वह भी ये दमयंती देवी के कमरे में पहुंच जाती है। जब दमयंती देवी को रिमोट को फेंकते हुए देखती है तो सारी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती। अब यहाँ आने के बाद दोनों औरतों को हाथ से चले जाने का इशारा करती है। इशारा मिलते ही दोनों औरतें सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती हैं। रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती है, योगराज इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा था? वह इस तरह से भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया है, क्या तुम्हें पता चला है? उसकी गाड़ी को पासपोर्ट और टिकटें भी दिखा मिली हुई हैं। इतना कहने के बाद वह 2 पल के लिए चुप हो जाती है। दमयंती देवी के प्रति उत्तर का इंतजार कर रही थी। अब दमयंती देवी कोई जवाब नहीं देती और आगे पूछती है, क्या तुमने योगराज को किसी खास मिशन पर जाने का इशारा किया था? इस पर दमयंती देवी बिना किसी देरी के रुद्रमा देवी को जवाब देती है, ये दुर्घटना नहीं है बल्कि एक गहरी योजना के तहत योजना से मारा गया है, क्योंकि हम रिया को यहाँ लेकर आए हैं। इसलिए बदले में अनिका और रोहित ने सोच समझकर बदला लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई, ये जानते हुए कि उनकी प्यारी और इकलौती बेटी हमारे कब्जे में है। इसके बाद भी योगराज के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रुद्रमा देवी दबी हुई आवाज में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगराज का सच जान चुके हों? अब दमयंती जवाब देते हुए, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसे कोई नहीं जानता उसे वो कैसे जान सकते हैं? फिर एक पल की खामोश रहने के बाद अपने माथे पर हाथ रखती है और कहती है, अगर वे इस राज तक पहुंच सकते हैं तो समझ लो हमारे पास सब कुछ भी नहीं बचा है जिसे वो छुपा सकें, तय खोल सकें। तो मतलब ये अब तक हम पूरी तरह से उनके जाल में अंदर आ चुके हैं। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमने उनके चारों ओर से घेर लिया है। अभी दमयंती देवी और रुद्रमा महादेवी इस बारे में बातें कर ही रही थी कि 2 औरतें आकर दमयंती देवी के कमरे में दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें रुद्रमा देवी और दमयंती देवी के बात करने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए उनके नज़दीक नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही दमयंती देवी को इस बात का एहसास होता है कि उनकी सिपाही दरवाजे पर खड़ी हैं, तो वे इस बात को यहीं पर रोक देती हैं और वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंदर आने के लिए हाथ का इशारा करती हैं। वे दोनों अंदर आ जाती हैं और दमयंती देवी के सामने अपना सिर झुकाने के बाद सीधे खड़ी हो जाती हैं। दमयंती देवी उन्हें बोलने का इशारा करती हैं। अब उनमें से एक औरत कहती है, माँ साहब, हमारे साथ छल हुआ है। वह खून की जो हमने लिया ही नहीं था, जो हमारे पास खून था। अब दमयंती देवी को उनकी बातें कुछ उलझी उलझी लग रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दमयंती देवी अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप होने को कहती है। फिर कहती है कि तुम आराम से सारी बातें मुझे बताओ। फिर वे औरतें चुप हो जाती हैं। फिर आगे कहती हैं, माँ साहब, वह खून जो हमने लिया था बल्कि वो कोई इंसान का खून ही नहीं है। दमयंती देवी पूछती है, तो फिर किसका खून है? वह एक ही पल में दमयंती देवी के दिमाग में सैकड़ों तरह के ख्याल आ जाते हैं। क्या रिया के अंदर दूसरी प्रजाति का खून है? यानी का ने किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा ये शक्तियों को बदल दिया गया है? अनिका इतनी बड़ी वैज्ञानिक कैसे हो सकती है? उस अपनी माँ से भी आगे निकल गई है। इससे पहले कि दमयंती देवी अपनी सोच से और आगे निकल जाती, तभी और सिपाही कहती है, माँ साहब, वास्तव में वह खून ही नहीं है। इतना ही नहीं, रिया जो हम लेकर आए हैं वह इंसान ही नहीं है। रुद्रमा महादेवी ये सब सुनकर महादेवी के गला हलक में ही रह जाता है। वह एकदम से आगे की ओर बढ़ जाती है और कहती है, या गोल गोल पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहोगा तुम्हें क्या कहना है? आखिर क्या कहना चाहती हो? अब वह औरत सिपाही दिन चुप हो जाती है और बहुत ही हिम्मत करके आगे कुछ नहीं बोल पाती।
इस हालात में दूसरी ओर सिपाही शुरू करती है और कहती है, माँ साहब, हम सभी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च टीम को लगता है कि वह कोई एडवांस सुपर डुपर रोबोट है। इस रोबोट जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे आने वाले 50 से 60 सालों तक ऐसा रोबोट बनाया जा संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि हम उसके सिस्टम को किसी तरह से समझने में कामयाब ही नहीं हुए हैं। लेकिन एकदम स्पष्ट है कि कोई जीव नहीं है, वह सिर्फ एक मशीनरी है। ये सब सुनकर दमयंती देवी अपना चेहरा छत की ओर कर लेती है और अब अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांध लेती है। इस तरह से अपनी कमर पर रख लेती है और उसकी कोहनी भी पूरी तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। दमयंती देवी छत की ओर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कहती है, तुम दोनों जा सकती हो, हम खुद आकर उसे देखना चाहेंगे। वह औरत पीछे की ओर एक कदम हटा देती है और वापस दोनों औरतें चली जाती हैं। दमयंती देवी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी हुई थी। 1-2 मिनट की ऐसे ही खड़े रहने के बाद वह अपने हाथों नीचे कर लेती है और अपने चेहरे को रुद्रमा देवी की तरफ चेहरा कर लेती है और चिंतित होकर उसकी चिंता की लकीरें उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। जबकि दमयंती देवी का चेहरा एकदम शांत था। कुछ एक कदम चलकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और रुद्रमा देवी को भी बैठने का इशारा करती है। रुद्रमा देवी वहां खड़ी हुई चेयर पर ही बैठ जाती है। अब दमयंती देवी कहती है, अब समझ आया उन्हें योगराज को क्यों मार दिया, क्योंकि वह जानते थे कि हम उनकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे पास उन दोनों की बेटी ही नहीं है। रुद्रमा महादेवी चिंतित के स्वर में कहती है, अब हम क्या करेंगे। अब दमयंती देवी कहती है, इस चाल से बाहर निकलने की कोशिश के अलावा इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कमरे में 2 पल की खामोशी छा जाती है और फिर रुद्रमा देवी कहती है, लच्छों के साथ साथ लक्ष्मी का भी कुछ भी अता पता नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि अप्सरा भी लापता है। क्या सच है? दमयंती देवी जवाब देती है, हाँ ये सच है। जो शतरंज की भी साथ हमने छिपाई थी वो उनके सामने आ गई है। मुझे ऐसा ही लग रहा है। हमने अगली चाल बहुत ही सोच समझ कर चलनी होगी। इस समय मेरे तंत्र मंत्र और सब कुछ उनके कब्जे में है। दमयंती देवी की बात मतलब समझने में रुद्रमा देवी को जरा भी देरी नहीं लगती। वह सुनकर रुद्रमा देवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब, इतना कहकर वह चुप हो जाती है। दमयंती देवी उसकी बात को पूरा करते हुए, हाँ तुम सही समझ रही हो। लच्छो और लक्ष्मी और हमारी अप्सरा यानी कि मेरी बचपन की दोस्त यानी कि सौम्या उनके कब्जे में है। अब रुद्रमा देवी से जरा भी देवी दमयंती से पूछती है, तो उन्हें हम कैसे छुड़वाया जा सकता है। योगराज की मौत इस बात का संकेत है कि हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उन तीनों को खत्म करने में देरी नहीं लगाएगी। जब वह हमारे बेटे को खत्म कर सकती है तो बाकी प्यादे उनके लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है। रुद्रमा देवी आगे बढ़ती हुई और फिर अब दमयंती देवी रुद्रमा देवी के चेहरे की तरफ एक टक टक देखती रहती है और सौदा सौदा सौदा, तो वह लोग हमारे साथ सौदा करेंगे, फिर हमें आगे बढ़कर उनके साथ सौदा करना होगा। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी, रात बीत चुकी थी, बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। अनिका इस खेल में बहुत आगे निकल आई थी, लेकिन अभी भी कुछ राज ऐसे थे जिन्हें या तो अनिका पूरा ही तरह से अनजान थी या फिर जिन्हें भी पर्दा उठाने की बाकी थी। दमयंती देवी तो जानती थी कि अनिका इस खेल में उससे आगे निकल चुकी है और वह पूरी तरह से जाल में फंस चुकी है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि अनिका उससे कितनी आगे है। क्या वह अनिका से खुद को बचा पाएगी, अमर बूटी तक पहुंच पाएगी, अमर होने से पहले हमेशा के लिए खुद को ही खो देगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। सार्थक स्टोरी एफएम। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।